हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका ये जो है वो 11 है और B 6 7 8 9 वॉल्यूम 9 है। वॉल्यूम क्या है? 9। तो आप वॉल्यूम 9 में देखेंगे 8 वॉल्यूम आपके कंप्लीट करा चुका हूँ और कल तक मैंने जो आपको कंप्लीट कराया था उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, मैं आपको एक बार चर्चा कर देता हूँ। और पिछले लेक्चर में भी मैंने चर्चा की हुई है, उसमें पूरी चर्चा की हुई है और पूरा अंतराल वगैरह भी बता दिए हैं, व्याख्यात्मक उदाहरण भी NCERT के करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक प्रश्नमाला 1.3 की। तो इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे, हमने ओरली बता दिया था किस तरीके से आपको करना है। फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ सुस्पष्ट तरीके से। इसमें A बराबर जैसे हमें दिया गया है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। ओरली 1 2 और इसके अंदर 3 और 4 और 1 दिया गया है 5। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि 3 4 सबसेट है या A का नहीं है। तो 3 और 4 बिलोंग्स टू A हो सकता है लेकिन सबसेट A नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कह रहा 3 4 ये असत्य कथन होगा, क्योंकि कोई भी अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 3 4 बिलोंग्स टू A, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। 3 4 समुच्चय का अवयव है, ये कथन सत्य होगा। और इसने 2 बार मझला कोष्टक लगा रखा, थर्ड में 3 और 3 मझला कोष्टक, फिर मझले कोष्टक में 3 और 4 लिख रहा है। सबसेट ऑफ ए, ये आपका सही हो सकता है। तो यह समुच्चय बन जाएगा 3 के, मतलब 3 4 को एक और समुच्चय के अंदर लिख दिया जाए तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा किसका? ए का। बिल्कुल कथन सही होगा। फोर्थ वाला भी 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये 1 जो है वो ए का अवयव है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए ये असत्य है। 1 सबसेट ऑफ ए ये असत्य है। 1 क्योंकि अवयव है ना कि उसका उपसमुच्चय है। अगली बात करता हूँ 1 2 5। 1 2 5 क्या कह रहा है? 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 समुच्चय ए का, ये असत्य कथन होगा। सॉरी 1 2 5 समुच्चय 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। 1 2 5 सबसेट ऑफ 1 2 3 4 और 5 का सबसेट होगा, ये कथन सत्य है। लेकिन 1 2 5 बिलोंग्स टू ए ये गलत है, ये अवयव नहीं होगा, वो उपसमुच्चय होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है 1 2 3। 1 2 3 ये कथन असत्य होगा। 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता, असत्य कथन है। और 5 बिलोंग्स टू ए, वो कह रहा है 5 असत्य कथन है, क्योंकि 5 समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, क्योंकि बिलोंग्स टू कह रहा है। 5 सबसेट ऑफ ए ये राइट हो सकता है, ये सत्य कथन हो सकता है, क्योंकि 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त समुच्चय को किसके अंदर दे दिया? उसके अंदर दे दिया है, तो वो कह रहा असत्य कथन होगा, क्योंकि 5 तो रिक्त समुच्चय होता है, तो वो अवयव कैसे हो जाएगा? तो अवयव तो दिया ही नहीं गया है, तो इसकी चर्चा इस तरह से होगी। अब मैं आगे की बात करूंगा 1.3 की। आगे के 2 क्वेश्चन मैंने कल चर्चा कर लिए थे, तीसरा भी हालांकि कर लिया था, कर तो मैंने बहुत सारे लिए, लेकिन मेरे आज दिमाग में आया कि मैंने कहा चलो बच्चों पता नहीं कर पाए ना कर पाए, तो मैं एक बार कॉपी पे करा देता हूँ। तो बच्चों कल ही मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 2। मैंने क्या बताया था? 2 की पावर n के रूप में। तो कितने अवयव हैं? 1। जब 1 अवयव है तो 2 की पावर 1 अर्थात 2 होंगे। तो एक तो होगा 5 और दूसरा होगा a। क्या होगा? a। उनने पूछा है उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय हम यहाँ लिखते चल रहे, चलो उपसमुच्चय। उपसमुच्चय बराबर क्या होंगे? 5 और 1 होगा a, बिल्कुल राइट। ठीक है, कुल होंगे 2, कुल होंगे 2। ठीक है, कुल हो गए 2 आंसर। इसमें देखें a b कितने अवयव हैं? 2। 2 की पावर 2 कितने होंगे? 4। तो उपसमुच्चयों की जो संख्या आएगी, उपसमुच्चयों की संख्या आएगी 4। और उपसमुच्चय होंगे, पहला होगा 5, फिर होगा a, फिर होगा b और फिर होगा a, b। आप घबराए नहीं, बिल्कुल मैं वैसे ही बताऊंगा जैसा मैंने कल लिखा था।
4 उप समुच्चय होंगे इसके। इसमें कितने होंगे? 8, क्योंकि 2 की घात 3, 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3 बराबर कितने होंगे? 8। एक तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,3 होगा और 2,3 होगा। कौन सा होगा? 2,3 और 1, 2, 3 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 होंगे। देखो पहला होगा 5 तो सभी का रिक्त समुच्चय होता है और स्वयं भी अब उसका उपसमुच्चय होता है। इसके अलावा 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा, 2, 3 होगा। और 5 उप समुच्चय, इसका तो क्या होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5 क्योंकि रिक्त समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। वेरी गुड, ये समझ में आ गया सभी के। तो इसमें आपके जो भी अवयव होंगे 2 की घात 0 अर्थात 1 अवयव होगा। ठीक है, अर्थात इसमें बात करते P ऑफ A में घात समुच्चय। P ऑफ A क्या होता है? P ऑफ A को क्या कहते हैं? घात समुच्चय। याद है कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, इसको घात समुच्चय कहते हैं। और A बराबर क्या है? 5, तो नंबर ऑफ A बराबर क्या हो गया? 0। इसलिए नंबर ऑफ PA बराबर 2 की घात 0 बराबर 1, अर्थात केवल एक ही अवयव होगा। किसमें? नंबर ऑफ PA। अर्थात PA में कितने अवयव होंगे? अर्थात PA में कितने अवयव होंगे? 1 अवयव होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहां तक सबके समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। कल मैंने आपको 3 तरह के अंतराल बताए थे। एक तो संवृत अंतराल बताया था, बंद अंतराल, एक विवृत अंतराल, खुला अंतराल, और एक बताया अर्ध संवृत अर्ध विवृत। ठीक है, इनको मैंने सब तरीके से आपको बता दिया। समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखते हैं और इनको संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं और किस तरीके से इसकी परिभाषा है, मैंने कल के लेक्चर में सब कुछ बता दिया। पिछला लेक्चर अवश्य देखें, तभी आपके समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले बात करूंगा, ये समुच्चय निर्माण रूप है और इसको हमें लिखना है। तो इधर देखो, हमने कल बताया था जिधर की तरफ इक्वल नहीं है तो इधर की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा? -4, यानी कि इक्वल नहीं है तो इसलिए छोटा ब्रैकेट आएगा। और इधर की तरफ कैसा ब्रैकेट आएगा? बड़ा ब्रैकेट। और इसका नाम क्या होगा? अर्ध विवृत। क्या नाम होगा? अर्ध विवृत। नाम भी बताता चल रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। अर्ध विवृत अंतराल। अर्ध विवृत क्यों कहा? क्योंकि पहला जो होता है उसी को पढ़ते हैं। दूसरे वाले में आप ध्यान से देखें, ये क्या है? 12 की तरफ भी -12 और कॉमा -10। आप ध्यान से देखें, ये कैसा अंतराल है? विवृत अंतराल। कैसा अंतराल है? विवृत, क्योंकि इसमें दोनों तरफ इक्वल नहीं था, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। 0 से बड़ा और 7 से छोटा। इधर कौन सा अंतराल आएगा? 0 शामिल है और 7 शामिल नहीं है। तो ये क्या हो गया? अर्ध संवृत अंतराल। मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं भैया, अर्ध संवृत अंतराल। तो यहां से ये अर्ध संवृत अंतराल हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां देखो 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, क्योंकि इक्वल लग रहा है। तो ये 3 भी बड़ा कोष्टक आएगा और 4 पे भी बड़ा कोष्टक, यानी कि संवृत अंतराल, संवृत या बंद अंतराल, संवृत या बंद अंतराल, विवृत या खुला अंतराल। ठीक है, सारे नाम हो गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने कल आपको जो संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत बताया था वो हमने यही बताया था। डेफिनेशन के अनुसार बिल्कुल सही है। जिसके एक सिरे पर खुला और दूसरे सिरे पर बंद होता है अर्धविवृत कहलाता है। इसके दोनों सिरे खुले होते हैं, मध्य पे आने वाले सभी बिंदु शामिल होते हैं, ये विवृत या खुला अंतराल होता है। जिसका एक सिरे पर बंद हो दूसरे पर खुला हो अर्ध संवृत अंतराल कहलाता है। जिसके दोनों सिरे बंद हों अर्थात मध्य में आने वाले सभी बिंदु हो तो वो संवृत या बंद अंतराल कहलाता है। मैंने कल की डेफिनेशन में आपको सब कुछ बता रखा है। इसके बाद अब आपको निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण, अभी हमने समुच्चय निर्माण को किस में लिखा? अंतराल में। अब अंतराल को किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम जब लिखेंगे तो ऐसे ही मजला कोष्टक बना लें, x सच दैट x बिलोंग्स टू
r, और इसको कैसे लिखेंगे, x का मान -3 से बड़ा, कैसा ब्रैकेट है, विवृत छोटा, तो शामिल नहीं होगा, और लेस देन 0। पढ़ लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा, बस यही आएगा। इसके बाद ये देखो समव्रत है, तो समव्रत को कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x का मान 6 से बड़ा और उसके बराबर, 6 शामिल है, और 12 भी 12 से छोटा और उसके बराबर। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। और इसके बाद इधर विव्रत है और इधर समव्रत है, तो ध्यान से देखना, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r है, कुछ नहीं, समझने की बातें हैं, तो इधर आएगा 6 से बड़ा और लेस देन एंड इक्वल 12, अर्थात 12 शामिल है, 6 शामिल नहीं होगा, है ना। और एक और पॉइंट रह गया है -23,5, तो इसको भी लिखेंगे, तो x सच दैट, हम इसको इसके नीचे लिख देते क्योंकि यहाँ बैन आरेख बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x का मान -23 से बड़ा और उसके बराबर, और 5 से छोटा, अर्थात 5 शामिल नहीं होगा, केवल 4 तक ही शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है 1.3, ये आपकी 1.3 के कहाँ तक, 7 तक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, शानदार। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो हम यहाँ लिख देंगे सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय, दोनों समुच्चयों के लिए सभी संभव त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय लिख देंगे, ठीक है, वेरी 9 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 प्रदत्त इन तीनों समुच्चयों ABC के लिए इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, तो इनके सबके लिए एक ही लिया जा सकता है, वो है थर्ड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात ये थर्ड वाला जो होगा 0 से लेकर के और 10 तक जो संख्याएं होंगी वो उनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय का वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपकी फिनिश हो सकती है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पर बहुत सारे सवालों को करवाते हैं और आप इनको देख रहे होंगे, बिल्कुल हूबहू आपको एनसीईआरटी किताब ओपन करना, ये सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे और ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। मैंने कल भी कहा था, यदि आप मेरी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको 1 सेकंड भी कहीं पे इधर उधर ताका झांकी की जरूरत नहीं पड़ेगी और 100% आपके सवाल हो जाएंगे। मेरी भाषा को समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक, ये अपना टॉपिक है, क्या टॉपिक है नया आज का, वेन आरेख एंड वेन आरेख, आज का अच्छा टॉपिक है वेन आरेख। तो वेन आरेख की बात करते हैं बच्चों, तो वेन डायग्राम क्या होता है, समुच्चयों को चित्र अर्थात आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि। समुच्चयों को अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नियम के द्वारा लिख रहे थे, अब हम चित्र और आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस विधि को हम वेन डायग्राम कहते हैं अर्थात वेन आरेख कहते हैं। इसका नाम इंग्लैंड के गणितज्ञ जॉन वेन, ये जॉन वेन थे, जॉन वेन के नाम पर रखा गया। इसमें आयत द्वारा तो सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, आयत द्वारा किसको प्रदर्शित करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चयों को, और उनके उप समुच्चयों को व्रतों द्वारा, वक्र व्रतों द्वारा, वक्र व्रत, वक्र का मतलब गोल वाला, अर्थात व्रतों द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। यही वेन डायग्राम को, यही वेन डायग्राम विधि कहलाती है, अर्थात वेन आरेख कहलाता है। हिंदी में वेन आरेख कह देते हैं, अंग्रेजी में वेन डायग्राम कहते हैं। तो अब हम आपको जो मेन बात थी, जो थीम थी, वो हम आपको बता दें। ये देखिए उप समुच्चयों को, ये देखिए आयत द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय यू, ये देखिए है ना, ये कुछ चीज़ें हैं, गणितज्ञ जॉन वेन, ये चीज़ें हैं कुछ चीज़ें, है ना,
कैसे क्या चीज़ करते हैं, तो इस तरह से अंडरलाइन कर दिया। अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ उदाहरण लिया है, जो उदाहरण लिया उसको ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया, इसको क्या कहते हैं, कल मैंने बताया था सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर कई उप समुच्चय शामिल हों। देखो ये सब इसमें शामिल होंगे, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। समष्टीय समुच्चय। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि u बराबर क्या दिया गया है। u बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट 20 अवयव तक दिया गया। कहाँ तक दिया गया, 20 अवयव तक। कोई बात नहीं, देने दो। अच्छा नेक्स्ट a बराबर समुच्चय क्या दिया गया, 1 3 5 7 9 11 13 सब शामिल है इसमें, इसका उप समुच्चय हो गया। b में क्या दिया गया, वो भी इसका उप समुच्चय हो गया। तो मैंने यही तो बोला, जितने भी आपको समुच्चय दिए जाएं वो u के उप समुच्चय हो तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट। u इज द यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों एक वेन डायग्राम की। तो एक वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। एक आयताकार बॉक्स ले लिया हमने, ठीक है, एक आयताकार बॉक्स ले लिया। उस आयताकार बॉक्स में यहाँ पे u लिख दिया। क्या लिख दिया, u बड़ा वाला। अब हमने देखा कोई चीज़ इन दोनों में अगर कॉमन है, a और b में कोई चीज़ कॉमन है तो इन्हें मिला के बनाएंगे, अन्यथा अलग अलग बना देंगे। ये देखिए अलग अलग बना देंगे। तो हमने क्या किया, a के अवयवों को लिखना शुरू किया। 1 3 5 1 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 और इधर क्या लिखेंगे, 2 4 6 10 12 14 और 16, ये लिख दिए। इसके बाद जो बचे हुए अवयव थे, जो बचे हुए अवयव हैं 1 2, कौन बचा, 2, और कौन बचा, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, सॉरी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन बचा, 8 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है। इसके बाद 8 बचा, 9 है, 10 है, नहीं है, 10 लिख दो, 10 है, देखो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है, 16 है, 17 18 19 और 1 20। देख लो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आ गया आपका वेन डायग्राम। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, सबकी समझ में आ गया। अब इस बार हम इसको लेते हैं। u बराबर एक और एग्जाम्पल्स दिया गया था, इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हैं, हम आपको बताते चलेंगे। ये देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल 1 से 10 तक के u ले लिया है ना, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके उपसमुच्चय 1 2 3 4 5। तो इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसका वेन डायग्राम ये बना। चलिए इसका वेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। चलिए इतना बड़ा बहुत है। तो इसका यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, u, क्या बनाएंगे, u। चलिए u बना लेते हैं, u लिख लिया। अब देखो इसमें सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन है, a और b में। सबसे पहले ये देखा करो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, हाँ है, 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा है, छोटा कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे बनाने में, है ना। ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा a, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, इनके नाम और लिख दो। ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, इनके नाम लिख दो। अब हमने क्या किया, अब अवयव लिखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन अवयव है वो लिख लो, 2 3 4, 2 3 4 हो गए। तो यहाँ कितने बचे, 1 और 5, 1 2 3 4 5, ए के अवयव हो गए। बी के अवयव में 2 3 4 7 8, कितने अवयव हो गए दोनों के,
ए के अवयव 1 2 3 4 5, बी के अवयव 2 3 4 7 8। ठीक है, जब हमने ये अवयव लिख दिए तो अब हमारे पास अवयव बचे भी तो हैं। तो अभी हमने कौन कौन से लिखे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ, 6। तो 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं भी लिख दो, इस पूरे खाली स्थान में कहीं भी लिख दो, क्योंकि वो उप समुच्चय हैं, वो यू के अवयव बचे। ये अवयव किसके हैं, यू के। तो एक अवयव 6 बचा, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 बचा, और कौन सा बचा, 10। तो ये आपका वेन डायाग्राम होगा। अगर हम आपसे यूँ कह दें, एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कुछ एक और जगह है अपने पास, तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे u बराबर अपन के पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, ठीक है, और a बराबर आ गया 1 2 3 4, और b बराबर आ गया 3 और 4। ठीक है, तो एक और शानदार चित्र बनने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे। एक और वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं, उस वेन डायग्राम में आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये अपना बन गया, ये अपन के पास u हो गया, ध्यान से देखो, ये u हो गया, ये u हो गया। और अगर आप देखो a और b में कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, उसके अंदर गई। किसके अंदर गई, किसके अंदर गई, b जो है, b हो गया ये, और a हो गया ये, और ये हो गया u। तो b क्या है, 3 और 4, b क्या है, 3 और 4, ये सेट b है और ये सेट a है। तो 3 और 4 तो इसके अंदर ही चला है, मतलब b सबसेट ऑफ a हो गया। क्या हो गया, b सबसेट ऑफ a, अर्थात b a का उप समुच्चय है, और a u का उप समुच्चय है। देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4 हो गए, बाकी के बचे क्या, 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे वेन डायग्राम की बात की है, बहुत सारे सेट बना के दिखाए हैं, तो हम और भी सेट बना सकते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम क्या करता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन है तो इस तरह से बना दिया जाए, अगर कोई सबसेट है तो इस तरह से बना दिया जाए, अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उनको अलग अलग बना दिया जाए, वृत्तों के द्वारा दर्शा दिया जाए, आयत के द्वारा दर्शा दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम और बता देंगे, आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ भैया, 2 क्वेश्चन और देखेंगे वेन डायग्राम के। हमने अभी 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, कहीं कोई समस्या ना हो, इनको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने का, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात हो तो बता देंगे। अगर आप इधर की बात करें तो u, आप देखेंगे इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका u हो जाएगा, ठीक है, ये हम u बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त ले लेंगे, और इसमें 3 और 5 शायद कॉमन भी आ रहे हैं तो कॉमन बना लेंगे। ये देखिए ये a हो गया और ये b हो गया। इसमें 3 और 5, ये देखिए 3 और 5 क्या हैं, कॉमन है, तो इनको कॉमन लिख लें। 3 यहाँ लिख लें और 5 यहाँ लिख लें, कॉमन जगह पे लिख लिया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 1 3 5, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और 3 5 6 8 और 10। देखिए कितना सुंदर चित्र लग रहा है आपको देखने में। इसके अलावा एक है ना, इसके अलावा जो बचे हुए हैं 2 बचा हुआ है, इसमें 3 हो गया, 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई गिनती पूरी। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार डायग्राम, बहुत सुंदर चित्र लग रहा है। इसी को मैंने लिखा हुआ है, समुच्चयों को चित्र द्वारा
चित्र अर्थात आरेख बनाकर प्रदर्शित करने की विधि को वेन डायग्राम कहते हैं। हर व्यक्ति ने दुनिया में कुछ ना कुछ किया है। तो ऐसे ही इंग्लैंड के जो गणितज्ञ थे जॉन वेन, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम वेन डायग्राम रखा था और इन्होंने ये वेन आरेख बना बना के समुच्चयों का वर्णन किया था। कुछ ना कुछ तो सरल किया ही है उन्होंने, तो इसलिए अच्छा दिखता है लिखने में, है ना। अब हम बात करेंगे एक और वेन डायग्राम की जिसमें ए सबसेट ऑफ बी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तो बी सबसेट ऑफ ए था, देखें बी ए में शामिल था लेकिन ए बी में शामिल है, तो भी कोई दिक्कत की बात कतई नहीं है। तो यहाँ पर यू लिख देंगे, यू लिख देंगे और इसके अंदर एक ऐसा बना देंगे और एक छोटा सा बना देंगे, ज़्यादा ही छोटा हो गया तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये उसके सिस्टम के हिसाब से होता है, ये जितना बड़ा हो गोला उसी हिसाब से ले लें। थोड़ा सा हमने आयताकार ही बोला तो आयताकार होना चाहिए। ए में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 3 और 4। ए में 3 और 4 आ गए और बी में कौन से आ गए? 3, 4 और 5। देखिए 3, 4 और 5 आ गए और यू में जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से आ गए? 1 और 2। 1, 2, 3, 4, 5। ये इस तरह का वेन डायग्राम बन गया है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको देखने में कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर वेन डायग्राम लग रहा है। तो आज आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है ना, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। बच्चों एक खास बात और कहेंगे हम आपसे, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ अभी बहुत सरल चैप्टर चल रहा है और सरल ही लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो बताते हैं वही हो जाते हैं, वही क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे मामूली एक एक लाइन के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि जितनी थ्योरी है उतने ही क्वेश्चन है। बस उस पर दिमाग लगाना है, क्या बताना है, क्या बताया जा रहा है वो आपको देखना है। तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, बंद अंतराल, खुला अंतराल, अर्धसमृत, अर्धविवृत, है ना, समष्टि समुच्चय, उचित उपसमुच्चय है, विषम उपसमुच्चय, है ना, ये सब चीज़ें, समुच्चय, बहुत सारी चीज़ें, वेन डायग्राम। कल आपका जो अगला टॉपिक चलने वाला है वो होगा सेट्स ऑपरेशन, ठीक है। सेट ऑपरेशंस का मतलब होता है संक्रियाओं पर समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाएं क्या होती हैं मैं आपको थोड़ा सा इंगित कर देता हूं। कल के पीरियड में ये बहुत ही शानदार उम्दा टॉपिक चलने वाला है जिसको आप पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि जिस प्रकार संख्याओं में हम गुणा, भाग, जोड़, घटाना, है ना, ये सब सीखते चले आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम समुच्चयों पर भी संक्रियाएं करते हैं। समुच्चयों पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं इनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि संक्रियाओं पर भी कुछ ना कुछ निश्चित रूप से समुच्चयों पर भी संक्रियाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है संघ। संघ का मतलब होता है यूनियन। संघ का मतलब होता है यूनियन। दूसरा होता है सर्वनिष्ठ। क्या होता है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। यूनियन, इंटरसेक्शन और एक होता है डिफरेंस, अंतर। तो 3 प्रकार की संक्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो यूनियन निकालना, एक इंटरसेक्शन निकालना और एक डिफरेंस निकालना। अभी और भी हैं, पूरक समुच्चय भी हैं, वो थोड़ा सा आगे आएंगे। डिमॉर्गन प्रमेय भी है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आने वाली हैं। तो बच्चों धैर्य धारण करके पढ़ते रहें और मैथमेटिक्स को बड़े अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते रहें, आपको मैथमेटिक्स आती रहेगी, ठीक है। आज के जो लेक्चर है हमारा V9 सेट का जो लेक्चर नंबर 11 है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके।